नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 11 अप्रैल सोमवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सोमवार को दो दुर्घटनाओं में एक 11 साल के बालक सहित एक युवक की मौत हो गई। दोनों मामलों में पुलिस जांच में जुटी हुई है। सोमवार दोपहर मंगलनाथ चौराहे पर दो बाइकों की सीधी भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि इसमें बाइक सवार कमल पिता गुलाब बाथम 26 साल निवासी ग्राम रुई की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य बाइक पर सवार यशपाल पिता गोवर्धन सिंह राजपूत 38 साल निवासी जलवा और भीम सिंह घायल हो गए। दुर्घटना का कारण तेज गति को बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यशपाल नशे में तेज गति से बाइक चला रहे थे, जिसके चलते दुर्घटना हुई। इसी प्रकार पवासा की त्रिवेदी कॉलोनी में रहने वाले 11 वर्षीय विष्णु पिता बालाराम को भारत पेट्रोल पंप के सामने बोरवेल ट्रक ने टक्कर मार दी। विष्णु घर से साइकिल चलाकर रोड पर पहुंचा ही था कि वाहन ने उसे चपेट में ले लिया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बालक का शरीर शत विशत हो गया। दोनों ही शवों को पीएम रूम पर रखा गया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। वो कहाँ से आप कहाँ आ रहे थे? कौन कौन थे साथ में आपके? मैं उज्जैन से आ रहा था साहब। यहाँ पर मोटर लेकर आया था। हम डेटावाल है और ये अपने भूम सिंह और अपने यशपाल सिंह और बबलू बिछड़ोद वाले, और हमारे यहाँ पर वो टक्कर हुई। वहाँ पर वो ट्रक वाला हमको ठोक गया। एक किराएदार और उसके मकान मालिका को मकान तोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है। नीलगंगा थाने के पुलिसकर्मी इस हरकत को अंजाम दे रहे हैं। इस पर मकान मालिका ने आपत्ति ली। मकान मालिका ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की है। जीतनगर में ललिता यादव संदीप जोनवाल के मकान में किराए से रहती है। नीलगंगा थाने के पुलिस कर्मियों ने उन्हें मौखिक तौर पर कहा कि आप घर का सामान बाहर निकाल लो, इस मकान को नगर निगम तोड़ देगी। इसके बाद संदीप जोनवाल ने आपत्ति जताते हुए बताया कि उन पर एक भी केस दर्ज नहीं है। मकान उन्होंने 14 महीने पहले खरीदा था, तो फिर इसे तोड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है? दरअसल किराएदार ललिता यादव का छोटा बेटा पप्पू गुंडा प्रवृत्ति का है, लेकिन उसे ललिता ने घर से निकाल रखा है। बड़े बेटे पर एक भी अपराध दर्ज नहीं है। ऐसे में मकान तोड़ने की सूचना किस आधार पर दी जा रही है? मामले में नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरेल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। कल नीलगंगा थाने से पुलिस वाले आए थे। वो बोल के गए थे कि मकान सामान बाहर निकाल लो, किराएदार से बोल के गए। मैंने ये किराए से दे रखा उत्तम जी यादव को कि मकान तो मेरा है, मैंने खरीदा मकान और मैंने किराएदार छोड़ रखे। अब मैंने इनको किराए से दिया तो पुलिस वाला आया कि आपका सामान निकाल लो बाहर, कि सुबह कल मकान तोड़ दिया जाएगा। तो किस बेस पर तोड़ दिया जाएगा? मेरा तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, ना मैं कोई अपराधी हूँ। कि बोले कल हम आएंगे और मकान तोड़ जाएंगे बोले। और हम 2 साल से रह रहे इस मकान में, और मेरे छोटे वाले छोरे को तो हमने अलग कर रखा है। इससे कोई वही नहीं है हमारे छोटे वाले छोरे से यादव, और उसको अलग कर रखा है हमने। और हम यहाँ किराए से रह रहेंगे, और कल आके हमारे को पुलिस वाले मकान तोड़ने का बोले। जानलेवा हमले के आरोपियों को थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट देने, थाने में वाहनों की नंबर प्लेट बदलने से लेकर क्षेत्र में जुआ सट्टा चलवाने में इन दिनों तराना थाना पुलिस जमकर सुर्खियां बटोर रही है। ताजा मामला थाना प्रभारी के बीट चार्ज बदलने का सामने आया। इसमें एसपी की गाज उन पुलिस कर्मियों पर गिरी जिनका कुछ लेना देना ही नहीं था। बीट चार्ज बदलने थाना प्रभारी अपने चहेते पुलिस कर्मियों को बड़ी सफाई से बचा ले गए। 8 अप्रैल को भाजपा के पूर्व पार्षद करण के पिता किशन बागरी के हाटपुरा क्षेत्र में स्थित मकान से 58,000 का सट्टा साइबर सेल ने पकड़ा था। थाने के पास चल रहे सट्टे को लेकर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने नाराजगी दिखाते हुए 8 लोगों पर कार्रवाई की थी। टीआई पटेल और एसआई बाबूलाल चौधरी पर आरोप लगे हैं कि उसी रात बिट चार्ट में बदलाव किया गया। 16 फरवरी 2022 को बनाए बिट चार्ट में आरक्षक आदिराम का नाम जोड़ दिया गया, जबकि आदिराम चार्ट बनने के 6 दिन बाद 22 फरवरी की रात तक लाइन ड्यूटी में थे। उसे एएसपी आकाश भूरिया के मौखिक आदेश पर भेजा गया था। साफ है कि जो आरक्षक था ही नहीं, सट्टा पकड़ाने पर बिट चार्ट में उसका नाम जोड़ दिया गया। शनिवार को एसपी ने बिट के एएसआई मदन लाल राठौर, प्रभारी आरक्षक रामेश्वर पटेल, आरक्षक आदिराम व अजहर को लाइन अटैच और 4 होमगार्ड जवानों की वापसी के आदेश दे दिए, जबकि बड़ी सफाई से खुद को और उनके चहेतों को बचा ले गए। बिट चार्ट की हेरा फेरी की जानकारी के सामने आने के बाद मामले में एसपी शुक्ल ने जांच के आदेश जारी किए हैं।
हर 2 साल में होने वाले सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के चुनाव मंगलवार को होंगे। 360 सदस्यों वाले क्लब का सरताज बनने के लिए 2 पैनलों ने 42 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 40 डिग्री से ऊपर चल रहे तापमान में मतदाताओं तक पहुंचने में दोनों ही पैनलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। घर घर जाकर और टेलीफोन से संपर्क कर उन्होंने वोट मांगे। प्रचार के अंतिम दिन दोनों पैनलों ने पूरी ताकत झोंक दी। मतगणना के बाद रात 10 बजे तक नतीजे सामने आने की संभावना है। प्रेस क्लब चुनाव में मीडिया यूनियन उदय सिंह चंदेल के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरी है। इस पैनल में घाटी पत्रकारों की भरमार है और ये वो चेहरे हैं जो अपने लेखन के लिए जाने जाते हैं। इसमें सचिव पद पर अभय सिंह तिरवार, उपाध्यक्ष पद पर विनोद सिंह सोमवंशी, राजेंद्र राठौर, सह सचिव पद पर रामचंद्र गिरी और कोषाध्यक्ष पद पर राहुल कटारिया प्रमुख हैं। इनके अलावा 15 सदस्यीय कार्यकारिणी में भी जाने माने चेहरे हैं। इनमें वरिष्ठ पत्रकार संजय शुक्ल, दैनिक दबंग दुनिया के NL यादव, तिरिभन्नाट एक्सप्रेस के संपादक विकास शर्मा, 6 PM के संपादक राजेश जोशी, अक्षरबाण के चंद्रपाल दीक्षित, आशीष जैन, दैनिक लोकोत्तर के सुदर्शन सोनी, दैनिक अग्निमशाल के आनंद पांचाल, दैनिक समय जगह के रूपेश तिवारी, रेखा गोस्वामी और परमानंद शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। फोटोग्राफी में अपना हुनर दिखाने वाले शाहिद खान, आदित्य शर्मा, जितेंद्र राठौर, चंद्रशेखर कहार भी इस पैनल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरी पैनल पत्रकार यूनियन के नाम से मौजूदा अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा के नेतृत्व में मैदान में है और इसमें विक्रम सिंह जाट, प्रदीप मालवीय, गणपत चौहान, रवि सेन, धर्मेंद्र भाटी, हर्ष जायसवाल, भूपेंद्र भूतरा, सुमेर सिंह सोलंकी, रवि मंडलोई, विश्वास शर्मा, प्रणव नागर, अपूर्व देवड़ा जैसे नाम हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी या फिर वीडियो शूटिंग में हाथ दिखाने वाले नीलेश राव खोयरे, मनोज तिलक, संदीप गोस्वामी, राहुल यादव, गोविंद प्रजापति, मनोज कुशवाहा शामिल है। मतदान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और इसके ठीक 1 घंटे यानी 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पदों के लिए मतों की गणना की जाएगी, फिर कार्यकारिणी का नंबर आएगा। सब कुछ ठीक रहा तो फाइनल नतीजे रात 11 बजे तक आ जाएंगे। बहरहाल मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगा रखा है। डोर टू डोर संपर्क के अलावा टेलीफोनिक संपर्क भी किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बाजी पैनल के हाथ लगती है या चेहरे अपने बूते पर जीत कर अपनी ताकत दिखाते हैं। कोरोना काल बीतने के बाद अब माधवनगर अस्पताल को पूरी क्षमता के साथ शुरू किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को सिविल सर्जन ने अस्पताल का दौरा किया। 100 बेड का माधवनगर अस्पताल फिलहाल कोरोना के लिए आरक्षित है। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या अब 0 पर पहुंच गई है, जिसके चलते अस्पताल पूरी तरह से खाली है। यहाँ केवल OPD संचालित की जा रही है। अब सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा ने अस्पताल को पहले की तरह पूरी क्षमता से शुरू करने के आदेश दिए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पताल में हड्डी वार्ड भी संचालित किया जाएगा ताकि यहां आने वाले मरीजों को जिला अस्पताल नहीं जाना पड़े। इसके साथ ही जिला अस्पताल में संचालित हड्डी वार्ड में मरीजों का इलाज जारी रहेगा। और अब हम माधवनगर अस्पताल को पूरी क्षमता से चालू करना चाहते हैं। ऐसे श्रीमान कलेक्टर साहब के भी निर्देश हैं और ऐसे मंत्री जी भी जो हैं हमारे उनके भी ऐसी मंशा है कि माधवनगर को फुल फ्लैश चालू किया जाए। जितने सभी चीज़ें सभी डिपार्टमेंट वहाँ जैसे पहले चलता था वैसा चालू किया जाए। कि हड्डी वार्ड जैसे ट्रॉमा यूनिट हमारा वहीं था तो वहीं किया जाए। यहाँ पे भी हम हड्डी के मरीज़ भर्ती करेंगे, यहाँ पे भी हड्डी के ऑपरेशन होंगे। क्या फूलती है सांस या लगता है सीने में भारीपन या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधवबाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधवबाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधवबाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। गर्मी बढ़ती ही जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या 2 गुनी से भी अधिक हो गई। इसमें सबसे ज्यादा मरीज त्वचा झुलसने, लू लगने और डिहाइड्रेशन के शामिल हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड कम पड़ने लगे हैं। बीते 10 दिन से प्रदेश सहित जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है। जिले में तापमान 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है। प्रचंड गर्मी के चलते जिला अस्पताल में लू लगने, डिहाइड्रेशन, स्किन झुलसने के मरीजों की संख्या में एकाएक इजाफा भी हुआ है।
अस्पताल में हर रोज त्वचा झुलसने के 50 और लू सहित डिहाइड्रेशन के 200 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि इन मरीजों में से गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए बेड कम पड़ने लगे हैं। अस्पताल के सभी वार्ड पूरी क्षमता से भरे हुए हैं। आरएमओ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बगैर जरूरी काम के घर या ऑफिस से नहीं निकलने की सलाह दी है। दूसरा, इससे प्रिकॉशन के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे ये मौसम वाला टाइम है तो इसमें 11 से 4 का जो टेम्परेचर है वो अत्यधिक ज़्यादा है, तो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आना चाहिए। जितना भी अवॉइड हो सके तो जो भी काम है वो 12 बजे से पहले कर लिए जाएं या शाम को 4 बजे के बाद कर लिए जाएं। फिर भी कुछ काम अनअवॉइडेबल होते हैं जिसको हमें दोपहर के टाइम पे भी करना पड़ते हैं। तो जैसा आप लोगों ने गमछे वगैरह पहन रखे हैं, पानी की मात्रा भी अत्यधिक लें, ताज़े फल खाएँ, ताज़ा खाना खाएँ, लाइट खाना लें। बस यही सावधानियों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम इस मौसमी समस्या से भी निजात पा सकते हैं। नरवर में रहने वाली महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। मामले में नरवर थाना पुलिस जांच कर रही है। नरवर में रहने वाली 38 वर्षीय शहनाज पति सलीम पटेल की सोमवार सुबह 9 बजे संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शहनाज के भाई रशीद ने बताया कि रात को बहन ने फोन लगाकर पति और अन्य ससुराल वालों द्वारा मारपीट किए जाने की जानकारी दी थी। इसके बाद वो उसे लेने इंदौर से नरवर आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत की खबर आ गई। ससुराल वालों ने उससे कई बार मारपीट की थी, जो उसे बार बार प्रताड़ित करते रहते थे। संभवतः ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। मामले की जांच होनी चाहिए। बहरहाल घटना के बाद महिला का डॉक्टरों की पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। महिला की शादी वर्ष 2005 में हुई थी। महिला के 3 बेटे भी हैं। मम्मी से बात हुई, मम्मी से मैंने फ़ोन लिया, किसका फ़ोन है, तो बहन का। तो बोले बहन बोली मेरा 8 दिन से मगजमारी चल रही है घर के अंदर, मेरी सास अलग मार रही है, मेरी जेठानी अलग मार रही है, और मेरा जेठ शरीफ वो है, और एक अपना जीजा सलीम ने दुकान पे से आने के बाद उसकी माँ ने फ़ोन लगा के बुलाया, और जिसके बाद मारा उनने। कब हुई मारपीट? ये आज ही सुबह के अभी 10 बजे की बात है। आपको कब मालूम पड़ा? मुझे सुबह ने फ़ोन लगाया 10 बजे, जब अपने आप लेने निकले उनको? तो मैंने बोला मैं आ रहा हूँ तुझे लेने, तो बोला ठीक है आ जाओ। मैं आ रहा था इसको लेने, जब तक इनने रास्ते में मुझे पता नहीं, और इन्हें जब तक ये कांड कर लिया। वो अपनी मर्जी से फांसी ली है कि इनने तीनों सासू बहू ने मिल के मारा है, मतलब ये इनकी साजिश है। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के नाम पर जबरिया वसूली के विरोध में सोमवार को विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। रविवार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पार्किंग ठेके पर काम करने वाली महिला कर्मचारी द्वारा बैंक मैनेजर रेणु खानापुरकर के साथ मारपीट की थी। तय शुल्क से ज्यादा राशि वसूलने के विरोध में ये घटना हुई थी। इसकी शिकायत पर जीआरपी थाना पुलिस ने महिला कर्मचारी और ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। रेलवे स्टेशन पार्किंग ठेकेदार और उसके कर्मचारियों द्वारा बार बार इस प्रकार की जबरिया वसूली के विरोध में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने स्टेशन मास्टर को डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपा और 2 दिन में समस्या के समाधान की मांग की। समाधान नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी। पोस्ट डाल के शिकायत की थी कि यहाँ पे पार्किंग के रूप में अवैध वसूली करते हैं, और आप उसकी शिकायत करते तो आपसे अभद्रता, मारपीट और गाली गलौज तक कर लेते, और आपसे ये कहा जाता है कि आपसे जो बनते फिरे वो कर लो। उसके संबंध में हमने डीआरएम रतलाम विनीत गुप्ता जी, जीएम पश्चिम रेलवे मुंबई, उनको पत्र भेजकर वो सारी अनियमितता के प्रतिलिपि संलग्न लगाकर उनसे मांग करी थी कि आप तत्काल ऐसे लोगों का ठेका निरस्त करें और भविष्य में ऐसे लोगों को ठेका दें जो सही रूप से सुचारू चला सके, या अन्यथा आप सरकार के हाथ में ठेका दे दें। आगे हमारी ये मांग है कि आज ये 2 दिन के भीतर अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, ठेका निरस्त नहीं होता या इसे लूप लाइन में पटका जाता है, तो हम इस रेलवे स्टेशन में विशाल आंदोलन करेंगे। उसमें जो भी घटना होगी उसके जिम्मेदार रेल प्रशासन रहेगा। भू माफियाओं के चंगुल में दशकों से फंसी सरकारी जमीन को मुक्त कराने के बाद अब जमीन के उपयोग की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसके अंतर्गत इन जमीनों पर मेडिकल कॉलेज सहित अन्य जन हितैषी निर्माण कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। उज्जैन जिला प्रशासन ने बीते 1.5 साल के भीतर भू माफियाओं से 300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन मुक्त कराई है। इनमें हरी फाटक स्थित मन्नत गार्डन, आगर रोड पर नरेश जिनिंग फैक्ट्री की कई हेक्टेयर जमीन सहित देवास रोड और मक्सी रोड की जमीन भी शामिल है।
इस जमीन पर वापस कब्जा ना हो, इसके लिए निर्माण कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाकाल प्रोजेक्ट के मद्देनजर मन्नत गार्डन की जमीन बेहद उपयोगी है। इस पर 304 पहिया वाहन की पार्किंग सहित पुलिस, विद्युत वितरण कंपनी और नगर निगम के कार्यालय निर्मित किए जाएंगे। इसी प्रकार आगर रोड की जमीन पर मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। ऐसे ही अन्य जमीनों के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो माफिया अभियान चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, और उसके तहत उज्जैन में सभी विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है, पुलिस और नगर निगम के द्वारा खास तौर पर, और हमारी पूरी जो राजस्व की टीम है उन्होंने बहुत, नज़ुल की जो खास तौर पर टीम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो 300 हेक्टेयर की ज़मीन मुक्त कराई है उसको सभी को हम लोग अलग अलग विभागों को हस्तांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दोबारा उन पर कब्जा न हो। उनके रिकॉर्ड्स भी सुधारे जा रहे हैं। लगभग 8 हेक्टेयर की ज़मीन हम लोगों ने नगर निगम को अलॉट करी है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। मन्नत गार्डन की ज़मीन हम लोगों ने अलॉट करी है, वहाँ पर 600 गाड़ियों की पार्किंग और 3 ऑफिसेज़ भी, एक CSP ऑफिस, एक MPV और नगर निगम का भी एक ऑफिस हम लोग वहाँ पर बना रहे हैं। एक आगर रोड की बहुत महत्वपूर्ण ज़मीन हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए आरक्षित करी है, शासन को उसकी सूचना भी हम लोगों ने प्रदान कर दी है। और इसके साथ साथ लगभग 60 हेक्टेयर की ज़मीन इंडस्ट्रीज़ को या तो आवंटित हो गई है या आवंटन की प्रक्रिया में है। तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि के माध्यम से उज्जैन को कई सारी सौगातें भविष्य में मिलने की संभावना है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उसके हिसाब से पूरी टीम ने पहले भी मेहनत से काम किया और आगे भी हम लोग इस हिसाब से काम। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उज्जैन को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कांस्य पदक से सम्मानित किया है। इसके साथ ही जिले का नाम गोल्ड मेडल के लिए भोपाल मुख्यालय भी भेजा गया है। बीते 7 सालों में जिले में टीबी मरीजों की संख्या में 20% की कमी देखने को मिली है, यानी हर साल टीबी के मरीज 3% घटे हैं। इसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिले में संचालित टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को देश में 3रा स्थान देते हुए कांस्य पदक से सम्मानित किया है। सोमवार को स्मार्ट सिटी पर आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर आशीष सिंह और CMHO डॉक्टर संजय शर्मा ने ये जानकारी साझा की। CMHO ने बताया कि 2022 के लिए जिले को प्रदेश में गोल्ड मेडल दिलाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत वर्ष 2015 को बेसलाइन मानते हुए 20% से ज़्यादा रिडक्शन कमी आई है हमारे टीबी केसेस में उज्जैन ज़िले में। और इस उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा उज्जैन ज़िले को एक ब्रॉन्ज मेडल से दिया गया है और एक सर्टिफिकेट दिया है, सब नेशनल सर्टिफिकेट, जिसमें कि उज्जैन ब्रॉन्ज मेडल के लिए नामांकित किया गया है। प्लान आउट तैयार करके देखिए, टीबी उन्मूलन में जो काम हुआ है उज्जैन ज़िले में वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे लिए, और हमको केंद्र सरकार की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। हरि फाटक स्थित त्रिवेणी संग्रहालय में श्री राम प्राकट्य दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके दूसरे दिन बेंगलुरु के व्याख्याता ने वर्तमान समय में श्री राम के आदर्शों की उपयोगिता के बारे में अपने विचार रखे। बेंगलुरु के जाने माने वैज्ञानिक और लेखक आदित्य शुक्ल ने सोमवार को श्री राम के आदर्शों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को किसी परिभाषा या किसी काव्य में सहेजना संभव नहीं है। श्री राम के आदर्शों को शब्दों में पिरोने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है। श्री राम और उनके आदर्श त्रेता युग में जितने प्रासंगिक थे उतने ही कलयुग में भी है और कालांतर में भी होंगे। इसलिए हर मनुष्य को श्री राम के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। राम 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 है, वह किसी को सुलभ नहीं हो सकता। तो मैं बाबा महाकाल के जो प्रताप है राम के प्रति, उनको प्रणाम करता हूं और आपके हृदय में विराजित राम जी को, बाबा महाकाल को प्रणाम करते हुए अपनी व्याख्यान पर आता हूं। आज राम की वर्तमान में प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान दिया जा रहा है। राम की प्रासंगिकता असल में हम प्रसंग का अगर वैविध्य देखें, किसी भी प्रसंग को हम उठा लें, लेकिन राम उससे आउटडेट नहीं हो जाते हैं। तो राम की प्रासंगिकता हर प्रसंग से संबद्ध है और राम जो है वो त्रिकाल अबाधित ही नहीं है, बल्कि वो विषय और प्रसंग अबाधित भी हैं। आज के समय में कैसे हम लोग राम को आदर्श रख के अपने काम कर सकते हैं और कैसे कालांतर में राम की प्रासंगिकता खत्म नहीं होती है, इस विषय पर आज का व्याख्यान है। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे।
सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766601। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की प्रांतीय शाखा के आह्वान पर सोमवार को नगर और जिला शाखा के तत्वावधान में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण के लिए आंदोलन की शुरुआत की गई। सफाई कर्मियों ने कर्तव्य स्थल पर पहुंचकर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधी। इस दौरान संकल्प लिया कि जब तक मांगों का निराकरण नहीं होता है तब तक आंदोलन चलेगा। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सालय के शिशु एवं बाल रोग विभाग के तहत सोमवार को 71 बच्चों ने स्वर्ण प्राशन का लाभ लिया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर JP चौरसिया ने बताया कि अपने शिशुओं को स्वस्थ रखने के लिए माता पिता ने उनका स्वर्ण प्राशन करवाया है। नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन के लिए तैयार होने वाले फोटो युक्त मतदाता सूची के लिए सालाना पर्यवेक्षण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सेवानिवृत्त IAS DP तिवारी को जिला प्रेक्षक नियुक्त किया है। प्रेक्षक उज्जैन आ चुके हैं और वो 13 अप्रैल तक उज्जैन जिले के भ्रमण पर रहेंगे। 18 से 22 अप्रैल तक विकास खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने SDM, विकास खंड चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ बैठक की। इसमें स्वास्थ्य मेलों के बारे में दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य मेलों में प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उनका हेल्थ ID बनाया जाएगा। इस दौरान आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।